हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 509 सामाजिक विज्ञान का अधिगम का है, जिसमें ब्लॉक 2 यूनिट 9 लेंगे, यानी सामाजिक विज्ञान में आकलन। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ग्रेडिंग और अंकन प्रणाली क्या होती है, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आप ये काम ऑलरेडी हमेशा करते ही हैं। जब बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स आप बनाते हैं, प्रोग्रेस कार्ड बनाते हैं, तो किन्हीं स्कूलों में ग्रेडिंग प्रणाली चलती है और किन्हीं स्कूलों में अंकन प्रणाली चलती है। तो इस वीडियो में आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि ग्रेडिंग और अंकन प्रणाली क्या होती है और साथ में ग्रेड्स के प्रकार यानी ग्रेडिंग कितनी तरह की होती है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और साथ ही साथ में शेयर भी करिए। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि ग्रेडिंग और अंकन प्रणाली का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है, यानी कि ग्रेडिंग और अंकन प्रणाली क्या कहलाती है आपको यहाँ पे बताना है। दोनों में तुलना करना, कंपेयर करना है। ठीक है ना, एक तरह से अंतर बताने हैं आपको इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का आकलन करते समय हम सदैव 3 चीज़ों में रुचि रखते हैं। अब देख लेते हैं वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनमें हम रुचि रखते हैं। पहला है कि विद्यार्थी स्वयं के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं, विद्यार्थी अपने समूह के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं। आकलन कितनी तरह के होते हैं, यदि आपने देखा है, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसमें आप खुद समझ गए होंगे कि जो आकलन होता है विद्यार्थी का स्वयं में भी किया जाता है, समूह में भी किया जाता है, व्यक्तिगत तौर से। स्वयं का मतलब व्यक्तिगत तौर हो जाता है, ठीक है ना, और शिक्षक भी करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि विद्यार्थी स्वयं के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं, या अपने समूह के साथ में जब रहते हैं तब किस तरह की प्रगति करते हैं, या फिर विद्यार्थी अपने शिक्षक के द्वारा निर्धारित मानकों के समूह के संदर्भ में अपेक्षित स्तर की प्राप्ति के पदों में किस प्रकार प्रगति करते हैं। ये 3 चीजें यहाँ पे हैं, आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें कैसी होंगी मैं बता देती हूँ। ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा और ये आपका तीसरा हो जाएगा। ओके, विद्यार्थी स्वयं के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं, विद्यार्थी अपने समूह के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं, और विद्यार्थी अपने शिक्षक के द्वारा निर्धारित मानकों के समूह में, शिक्षक जब उनका एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, जो भी लेते हैं, तो उनके द्वारा मानक निर्धारित होते हैं, उसमें किस प्रकार की प्रगति करते हैं। अब चलिए इसको आगे देख लेते हैं। तो आगे है कि वर्तमान में यह कार्य 101 अंक पैमाने पर संख्यात्मक अंक जैसे 1, 2, 3, ठीक है ना, 100 प्रदान करने की विधि द्वारा किया जाता है, जिसे हम अंकन प्रणाली कहते हैं। इसमें बहुत से दोष होते हैं और वर्तमान में जो अंक होते हैं वो पैमाना प्रणाली की एक कमी है, और यह है कि वह 0 से 100 तक चलता है। उसमें विशुद्ध शून्य और 100 अनुपस्थिति होते हैं। शून्य जिसे प्रयोगकर्ता की सुविधा के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है और साथ ही अन्य अवस्था की दशा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और ना ही 100 अंकों की प्राप्ति उपलब्धि की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न विषय क्षेत्रों के प्राप्तांकों की विविधता में परिणाम दिखाई देता है, और इसका यह दोष ना तो विभिन्न परीक्षाओं और ना ही विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों की परस्पर तुलना करने की अनुमति देता है। और इस दोष को दूर किया जा सकता है यदि विद्यार्थियों को प्राप्तांकों की श्रेणीबद्ध योग्यता वर्ग यानी श्रेणी में स्थापित कर दिया जाए। यह योग्यता वर्ग विद्यार्थियों के ऐच्छिक वर्गीकरण की कई श्रेणियों के अनुसार हो सकते हैं। प्रत्येक श्रृंखला को वर्णमाला संकेत के द्वारा पदमानित किया जा सकता है, इसे ग्रेड कहा जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे अंकन और ग्रेड की बात चल रही है, तो देखिए अंकन प्रणाली किसे कहते हैं। तो जहाँ पे हम अंक देते हैं, ठीक है, जैसे किसी को नंबर 1 मिला, ठीक है ना, 2, 3, 4, ये चीज़ें क्या हो गई, ये अंकन प्रणाली के अंतर्गत आ गई, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे जहाँ पे हम छात्र को A देते हैं, फिर किसी में A+ देते हैं, फिर किसी में B देते हैं, फिर किसी में B+ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये ग्रेड सिस्टम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है अंक प्रणाली में बहुत सारे दोष पाए जाते हैं, और जनरली ये देखा भी जाता है कि अंक प्रणाली में एक एक नंबर से भी लोग जो होते हैं पीछे हो जाते हैं। वहाँ पे पोजीशन रखी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। 100 नंबर का टोटल होता है। अब 100 में से किसी ने 70 पाए, किसी ने 60 पाए, किसी ने 40 पाए, ठीक है ना, किसी ने 45 पाए, तो इसके हिसाब से उनका जो पोजीशन होता है वो तय किया जाता है। तो इस प्रणाली में बहुत सारे दोष होते हैं। लेकिन जहाँ पे ग्रेड की बात की जाए तो ग्रेड जो होता है वहाँ पे
श्रेणियों में उनको रख दिया जाता है। यहाँ पे मार्क्स जो है वो नहीं बताए जाते हैं, यहाँ पे उनको श्रेणियाँ बताई जाती हैं, श्रेणियाँ दी जाती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अतीत के विविध कमेटियों और कमीशनों, यहाँ तक कि एनपीई जो 1992 से पहले की थी, ने अंकों के स्थान पर ग्रेड्स दिए जाने की सिफारिश की थी। और ग्रेडिंग प्रणाली का पारंपरिक अंकन प्रणाली से श्रेष्ठ होने के कारण ही भारत के कई उच्च अधिगम वाले मुख्य संस्थानों से सफलतापूर्वक अपनाया है। तो देखिए, अगर हम ग्रेड की बात करें तो बहुत सी ऐसी कम स्कूलें हैं जहां पे ग्रेड सिस्टम लागू है, ग्रेडिंग दी जाती है। जनरली सभी जगह अंकिंग प्रणाली, जो अंकन प्रणाली होती है वही लागू है। बच्चों को 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से मार्क्स उनको दिए जाते हैं, फिर परसेंटेज निकाले जाते हैं, देन उनके बाद उनके परसेंट बताए जाते हैं, कितने परसेंट बने हैं, वो हो जाता है अंकन प्रणाली। लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम रखा गया है, ग्रेड दिया जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो जनरली यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो ग्रेड ही दिया जाता है, ग्रेडिंग प्रणाली वहाँ पे है। और यहाँ पे जैसे बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे अंकन की बजाय ग्रेडिंग देती हैं, और इसे ज़्यादा अच्छा भी माना जाता है। किसके अकॉर्डिंग? अंकन की अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं काउंसिलिंग ऑफ स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, आईसीएसई जो होता है, ये ग्रेडिंग प्रणाली को कई वर्षों से प्रयोग कर रही है। और यहीं पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, सीबीएसई है, ने ग्रेडिंग प्रणाली को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, परंतु भारी जन विरोध और विश्वविद्यालयों के प्रतिरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि कौन सी ऐसी प्रणाली है, कौन सा ऐसा बोर्ड है जो ग्रेडिंग प्रणाली या फिर अंकन प्रणाली में से पूछ सकता है, जिसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ग्रेडिंग प्रणाली को जो आईसीएसई है वो फॉलो कर रहा है, और सीबीएसई जो किसको फॉलो कर रहा है? अंकन प्रणाली को। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा माइंड में इसको रखिएगा। यहाँ पे सीबीएसई और आईसीएसई जो है दोनों ही ग्रेड्स और अंकन दोनों को ही अपनी अंक तालिका में दर्शाते हैं, और से सभी बोर्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की घोषणा करने वाली प्रणाली जारी है। यानी कि अगर सिस्टम की हम बात करें रिजल्ट जो अनाउंस होता है आईसीएसई में वो ग्रेडिंग प्रणाली पे होता है, सीबीएसई में अंकन प्रणाली पे होता है। लेकिन दोनों जो बोर्ड हैं, सीबीएसई और आईसीएसई, दोनों ही ग्रेड्स और अंकन दोनों के जो अंक होते हैं वो रखे जाते हैं। ग्रेड तो दिए जाएंगे, जैसे आईसीएसई है वो ग्रेड के माध्यम से रिजल्ट बताएगा, लेकिन बच्चे ने कितना किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स में कितने नंबर्स पाए हैं वो टोटल उसमें हिसाब रहता है। और इसी तरह से सीबीएसई में भी जो होता है अंकन तो दिया जाता है, लेकिन साथ में ग्रेड भी बता दिया जाता है। तो दोनों जो है साथ में दोनों को लेके चल रही हैं। तो इसमें हमने देखा कि अंकन प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली में तुलनात्मक हमने अध्ययन किया, और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज बोर्ड हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप यहाँ इग्नू में देखिए, अगर इग्नू की आप बात करें एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी जो है ग्रेडिंग प्रणाली पे आधारित है। ठीक है ना। आई थिंक आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है एनआईएस जो है ओपन मुक्त विश्वविद्यालय है, मुझे लगता है अंकन प्रणाली पे आधारित है। मैंने अभी तो सर्टिफिकेट उसका देखा नहीं है, लेकिन आपके जो रिजल्ट दिए गए थे तो उसके बेस पे लग रहा है कि अंकन प्रणाली पे आधारित है। थोड़ा सा लास्ट में हम आपको बताते हैं कि अंकन और ग्रेडिंग को किस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या होता है कि अंकन जो पद्धति होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मार्किंग बोलते हैं। ठीक है ना, मार्क करके बताना। तो इसका उद्देश्य जो होता है वो बच्चे का संपूर्ण विकास करने का होता है। अब आप कहेंगे कि अंकन प्रणाली से, जिसमें हम बच्चों को नंबर देते हैं, उससे बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप कॉपी खुद चेक करते हैं, जैसे आप टीचर हैं तो मान लीजिए यदि किसी एक विषय क्षेत्र में बच्चा किसी एक विषय क्षेत्र में दक्ष होता है, ठीक है ना। सभी बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं जो सभी सब्जेक्ट में दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, सभी सब्जेक्ट उनसे आती है। हर एक बच्चा एक ना एक सब्जेक्ट में ही पारंगत होता है, निपुण होता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है। ठीक है। और वो उसी क्षेत्र में बेहतर जो है करता भी है। और जब आप उसे नंबर देते हैं तो किस हिसाब से देते हैं, जिस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो अंकिंग प्रणाली से, अंकन से हमें ये पता चलता है मार्किंग से कि वो बच्चा किस क्षेत्र में निपुण है। अब मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है और किसी बच्चे ने साइंस में 100 में से 95 या फिर 85 या फिर 92 मार्क्स लेके आए हैं, और वहीं पे वो एसएसटी है या हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी अदर सब्जेक्ट है, उसमें वो सिर्फ 70-60 मार्क्स लेके आ रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, और साइंस में वो पारंगत है, और साइंस उससे बहुत अच्छी आती है, तो वो साइंस में निपुण कहला जाएगा।
अंकन प्रणाली से एक बेनिफिट ये मिलता है, ठीक है, और उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। फैमिली को भी पता चल जाता है मार्किंग से, अंकन प्रणाली से अंक दिए होते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो मेरा बच्चा है बहुत अच्छा है, होशियार है, पढ़ने में ठीक है, तो आगे चल के ही स्ट्रीम उसको लेवाना और इसी में आगे चल के उसको पढ़ाना है। ये बेनिफिट होता है अंकन में। और यहीं पे ग्रेडिंग में क्या होता है कि ग्रेड में जो होता है वो नंबर नहीं दिए जाते हैं। जैसे उनकी कॉपी चेक हुई और कॉपी चेक होने पे 95 मार्क्स आ गए तो उसका जो ग्रेड निकलेगा 9.5 निकलता है, ठीक है, इस तरह के ग्रेड निकाले जाते हैं। 95 का जो ग्रेड निकाला जाएगा वो 90.5 निकाला जाएगा, वो उसको ग्रेड मिलेगा। तो इस तरह में परीक्षा में नंबर नहीं बल्कि ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से 9.5 जो है तो उसका ग्रेड क्या कहला जाएगा, वो ग्रेड के हिसाब से जिस कैटेगरी में ग्रेड रखे होंगे A+ या फिर A+ या B, तो इसके हिसाब से उसको ग्रेड मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है अंकन प्रणाली में। और बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए जनरली अगर हम कहें तो अंकन प्रणाली बेहतर होती है, लेकिन आज के जनरेशन आज के हिसाब से यदि देखा जाए तो ग्रेडिंग प्रणाली भी अच्छी होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेड्स के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। तो मूल्यांकन के संदर्भ में ग्रेडिंग आवश्यक रूप से अपनाई जाने वाली एक ऐसी विधि है जिसमें प्रतीकों के समूह जैसे ABCDE का प्रयोग किया जाता है और जो स्पष्ट रूप से परिभाषित और विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, अन्य संबंधों द्वारा समान रूप से समझे जाते हैं। जैसे जो मैंने भी कहा कि यहाँ पे A दिया जाएगा या फिर A के साथ में प्लस होगा, फिर B दिया जाएगा या फिर दूसरा ऑप्शन B के साथ में प्लस होता है, ठीक है ना। एक्सलेंट, गुड, एवरेज, इस तरह के क्वेश्चन में रखे जाते हैं। अंक भी बहुत बड़े होते हैं, 101 अंक पैमाने पर एक प्रकार के ग्रेड्स ही होते हैं। एक उचित रूप से प्रस्तुत की गई ग्रेड प्रणाली केवल विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना नहीं प्रदान करती, अपितु प्रदर्शन की गुणवत्ता की ओर भी संकेत करती है। यहाँ पे विभिन्न सारी ग्रेड्स आकलन की विधियां दी हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो ग्रेड्स आकलन की कौन कौन सी विधियां हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रत्यक्ष ग्रेडिंग और अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग, और दूसरा है संपूर्ण ग्रेडिंग और सापेक्षिक ग्रेडिंग, ठीक है। तो इन दोनों को ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं आपका प्रत्यक्ष ग्रेडिंग क्या कहलाता है, ओके। तो प्रत्यक्ष ग्रेडिंग में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन गुणात्मक पदों में किया जाता है और अक्षर पद के रूप में ABCD ग्रेडिंग व्यक्त किए जाते हैं। और इस विधि का उपयोग लाभदायकता के पाठचर्या विषयों, पाठचर्या गतिविधियों और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुणों के आकलन हेतु किया जा सकता है। जनरली हम देखते हैं बहुत से ऐसे वर्क होते हैं स्कूल में, यदि बहुत जैसे आर्ट क्राफ्ट हो गया और भी अदर सब्जेक्ट होती हैं जो लगती हैं साथ में, तो उनमें हम हेल्थ से लेके हो गया, हैबिट्स, रूटीन, पंक्चुअल टाइम, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेस कार्ड में कॉलम होते हैं जिनमें हम बच्चों को देते हैं। तो उनमें हम फिर ग्रेडिंग सिस्टम रखते हैं, A और A+, B+ करके रखते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष ग्रेडिंग के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग। तो अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग में विद्यार्थी के प्रदर्शन का जो आकलन होता है पहले अंकों के पदों में किया जाता है, तत्पश्चात संपूर्ण सापेक्षिक ग्रेडिंग प्रक्रिया का प्रयोग कर अक्षर पद वाले ग्रेड्स में अंकों का रूपांतरण कर दिया जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग हो जाता है। संपूर्ण ग्रेडिंग क्या कहलाता है? संपूर्ण ग्रेडिंग में विषय में अंकों के वितरण का विचार किए बिना ही अंकों का ग्रेड्स में प्रत्यक्ष रूपांतरण किया जाता है। यानी जो विषय होता है उसमें अंकों के वितरण का विचार किए बिना, यानी जो अंक होते हैं उनको उसमें नहीं रखा जाता है, बल्कि अंकों का जो ग्रेड्स होता है उसको वहां पे रख दिया जाता है। और ये बालकों का 5 वर्गों में वर्गीकरण करने जैसा होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब जैसे 75 पे नंबर किसी के आ रहे हैं तो उसको A दे दिया जाएगा। 60 से 74 के बीच में जिसके नंबर आएंगे उसको B दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ग्रेड B मिलेगा। 59 से 45 के बीच जिसके नंबर आएंगे उसको C ग्रेड दे दिया जाएगा। 44 से 33 के बीच में जिसके नंबर आएंगे उसको D दे दिया जाएगा। यानी एक ये पहले से क्लियर होता है कि कितने नंबर के बीच में कितने आएंगे, और जो उस व्यक्ति के नंबर इतने नंबरों के बीच में आते हैं उसको उसके हिसाब से ग्रेड दे दिया जाता है। तो संपूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली में ग्रेड्स का वितरण पूर्ण निर्धारित नहीं होता है। यदि सभी विद्यार्थी उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं तब सभी को उच्च ग्रेड्स प्राप्त होंगे। यदि कुछ विद्यार्थी निम्न स्तर का प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं तो निम्न ग्रेड्स प्राप्त होंगे। मतलब उन्होंने जो अंक यहाँ पे हासिल किया है उसी के अकॉर्डिंग उनको ये ग्रेड दे दिए जाते हैं, जो कैटेगरी पहले से ये बनाई गई है, ठीक है ना। चाहे निम्न हो या फिर उच्च हो, जो उन्होंने नंबर हासिल किए उसके हिसाब से ग्रेड रख दिए जाते हैं।
सापेक्षिक ग्रेडिंग देख लेते थे कि सापेक्षिक ग्रेडिंग को वक्र पर ग्रेड के रूप में जाना जाता है। वक्र का तात्पर्य समान संभावित वक्र से, जिसे मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग के रूप में भी जाना जाता है। और सापेक्षिक ग्रेड का कार्य समस्त उपलब्धियों के क्रम में विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से श्रेणीबद्ध करना होता है। अक्षर ग्रेड्स होते हैं, ए बी सी डी ई प्रदान करना होता है, और ए बी सी डी ई अक्षर ग्रेड्स प्रदान करने के पूर्व ही उनका साम निर्धारित कर दिया जाना चाहिए, और समान वर्ग पर ग्रेडिंग ए ई और डी का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समान प्रतिशत में पिछले परिणाम में गया है। उदाहरण के लिए यदि विद्यार्थियों को विभाजन 5 श्रेणियों में किया जाएगा, तब ग्रेड के अनुसार विभाजन करने पर निश्चित हो गया 5 श्रेणियों में जो ग्रेड का विभाजन होगा किस तरह होगा। तो मान लीजिए अंतराल की जो दूरी होती है 1.5 से 0 रखा गया है यहाँ पे, तो इसमें उदाहरणों की जो संख्या होगी 7% आ जाएगी, और ग्रेड जो होगा वो ए होगा। ग्रेड बी में क्या रखा गया है, 0.5 से, भी 0 पॉइंट पे खत्म हो तो 0.5 से 1.5 24% बन रहा है, और यहीं पे उसको बी ग्रेड दिया गया। सी में -0.5 से 0.5 38%। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे सापेक्ष में किस तरह से ग्रेड दिए जाते हैं। और समान वर्ग के आधार पर ग्रेडिंग कक्षा समूह जैसे बहुत छोटे समूह तो समान वितरण परिणाम वितरण के लिए अतार्किक और अनुचित प्रतीत होते हैं। उस प्रकार शिक्षक द्वारा अनुमानित अंक वितरण हेतु निर्धारित दिशा निर्देश सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि सामान्य पाठ्यक्रम में एक समय में, अन्य समय में भी एक पाठ्यक्रम से अन्य पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की क्षमताओं में विविधता के लिए अनुमति देने हेतु वितरण में जो लोचशीलता होती है वो भी होनी चाहिए, और स्थिर प्रतिशतता की अपेक्षा विद्यार्थियों की श्रेणी जिन्हें अक्षर ग्रेड प्राप्त करना चाहिए निम्न प्रकार इंगित किए जाते हैं। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जिसको 10 से 20% मिल रहा है, तो वो ए में आ जाएगा। 20 से 30% वाला बी में आ जाएगा। 30 से 40% वाला सी में आ जाएगा। 40 से 50% वाला विद्यार्थी है डी में आ जाएगा। 50 से 60% वाला विद्यार्थी है जो किस में आ जाएगा, ई में आ जाएगा। और इन श्रेणियों के निर्धारण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। संस्थान के दर्शन, योग्यता और प्रगति विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की अध्ययन सारता को ध्यान में रखकर इसको बनाए गए हैं। संपूर्ण प्रदर्शन की तुलना ग्रेड पॉइंट औसत क्या होता है। देखिए, सापेक्षिक ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों की किसी एक विषय के अंतर्गत और विषय के बाहर प्रदर्शन की तुलना की अनुमति देती है, परंतु यदि हम विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के संपूर्ण प्रदर्शन की तुलना करना चाहते हैं, तब हमें विभिन्न विषयों के प्राप्त ग्रेड्स को मिलाकर ग्रेड्स पॉइंट एवरेज ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। तो ग्रेड्स पॉइंट एवरेज, ग्रेड पॉइंट्स औसत क्या कहलाता है, तो जब हम किसी सभी विषयों के, ठीक है ना, जो जितने भी विषय होते हैं कि विद्यार्थी के विभिन्न विषयों के में विद्यार्थियों के संपूर्ण प्रदर्शन की जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, और जितने भी विषय होते हैं उन विषयों से प्राप्त ग्रेड्स को मिलाकर ग्रेड्स पॉइंट एवरेज ज्ञात करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेड्स पॉइंट एवरेज बोलते हैं। और फिर भी जो जीपीए की गणना होती है उसके लिए सभी विषयों के ग्रेड सापेक्षिक ग्रेड विधि पर आधारित होने चाहिए। तो इसमें हमने आज देखा मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके लिए दोनों हैं कि ग्रेड्स के विभिन्न प्रकार की चर्चा करें तो ग्रेड्स के विभिन्न प्रकार में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संपूर्ण और सापेक्षिक ग्रेडिंग आएंगे, और इसी तरह से ग्रेडिंग और अंकन प्रणाली में क्या अंतर है, इन दोनों में परस्पर तुलनात्मक आपको अंतर करना है, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है मैं इसका लिंक दे दूँगी, PDF का डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आप खुद टीचर हैं, तो बहुत से ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पे टीचरों को ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में ग्रेडिंग प्रणाली देनी पड़ती है, यानी ग्रेड्स देने पड़ते हैं। कुछ ऐसे टीचर होंगे जहाँ पे उनको ग्रेड्स की बजाय अंकन देने होते हैं। तो किस तरह से आप देते हैं, बस अपने माइंड में आप एक प्रोग्रेस कार्ड रखिए, उसमें आप अंकन में क्या क्या देते हैं, क्या क्या करते हैं, उसका डिटेल अंकन में कर देना है। और ग्रेड्स में क्या क्या होता है, यदि आप नहीं देते हैं, ग्रेड्स में अंकन वाले टीचर हैं, तो हमने आपको ग्रेड्स का बता ही दिया क्या क्या करते हैं, कैसे देते हैं, तो वो आप लिख दीजिए। इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।